हाँ जी, तो आज हम अपने डीएसए सीरीज के दूसरे वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिकल फाउंडेशन की। ठीक है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सीखने के लिए सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना काफ़ी नहीं होता है। एल्गोरिदम की इफ़िशियंसी समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? ऐसे समझो कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम छोटे इनपुट्स के लिए ठीक काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही इनपुट का साइज बढ़ता है उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। इसी वजह से हम एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए होता है हमें, जिससे हम मेजर कर सकें कि एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस का इनपुट साइज के साथ कैसे बदलता है। ठीक है। ऐसे समझो कि मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई प्रोग्राम है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है। जब हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं, इसमें कुछ कोड लिखा गया है। जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो मान लो कि इनपुट साइज यहाँ पे ले लेते हैं। इनपुट साइज क्या है? इनपुट साइज में मान लो कि 5 है। ठीक। तो हमारा प्रोग्राम इस 5 के इनपुट साइज के हिसाब से जो इसकी परफॉर्मेंस होगी, रन करने की जो परफॉर्मेंस होगी वो सही होगी। बट जैसे ही हम इनपुट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, मान लो कि हम इनपुट साइज को 5 से बढ़ाकर 10 कर देते हैं, तो अभी के लिए क्या है कि हमारा जो इनपुट साइज 10 हो चुका है, तो अब इस 10 के लिए जो हमारा एल्गोरिदम होगा, इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी एज कंपेयर एज 5। ठीक है। अब मान लो इसी इनपुट साइज को बढ़ा के मैं 10 से 1000 कर दूं, तो अब हमारा एल्गोरिदम क्या है, काफी धीरे काम करने लगेगा क्योंकि ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमें एक तरीका चाहिए होता है, हमें एक सिस्टमेटिक वे चाहिए होता है, जिससे कि हम मेजर कर सकें कि एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस इनपुट साइज के हिसाब से कैसे बदलती है। हमें क्या मेजर करना होता है? हमें ये मेजर करना होता है। एक सेकेंड। हमें ये मेजर करना होता है कि एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस इनपुट साइज के हिसाब से कैसे चेंज होती है, के अकॉर्डिंग कैसे बदलती है। ठीक है। हमें ये जानना होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जानने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि हाँ, अगर हमने ये एक्स अमाउंट ऑफ इनपुट साइज दे रखी है, तो इसकी जो एल्गोरिथम्स की जो परफॉर्मेंस होगी वो कैसे इंक्रीज होगी या कैसे चेंज होगी, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसी मेजरमेंट के लिए हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का यूज करते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का यूज किस लिए करते हैं, आपने काफी बार सुना होगा, जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं वहां पे एक टर्म यूज होता है, एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हम इसी मेजरमेंट को यूज करने के लिए कि हमारी जो एल्गोरिदम है उसकी परफॉर्मेंस इनपुट साइज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है, इसी मेजरमेंट को करने के लिए हम यूज करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, एनालिसिस का, जिससे हम, आपने सुना होगा इन टर्म के बारे में। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा बिग ओ के बारे में। आपने सुना होगा बिग थीटा के बारे में। और फिर आपने सुना होगा बिग ओमेगा के बारे में। ठीक है। बिग ओमेगा के बारे में। ये क्या है, ये हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं। इनमें होता क्या है कि जैसे नोटेशंस
मतलब इन जैसे नोटेशंस को हम यूज करते हैं। और होता क्या है कि ये नोटेशंस हमें ये बताते हैं कि एक एल्गोरिदम का बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस परफॉर्मेंस क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी आपने सुना होगा। बेस्ट केस नहीं सुना होगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा। वर्स्ट केस और एवरेज केस। देखो मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। बेस्ट केस में क्या है, अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट्स दिए गए हैं, सॉर्टेड एलिमेंट जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब हमें चाहिए सबसे छोटा एलिमेंट, मान लो हमें चाहिए 2, 1 से 5 तक के एलिमेंट हमारे पास है। ऐसे समझ लो कि हमारे पास क्या है, एक एरे बना लेते हैं। ये एक एरे है मान लो। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 एलिमेंट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये जो एरे है हमारी, ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमारे पास 5 एलिमेंट है। हमें चाहिए कि जो हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं 2, मान लो हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे या 1 ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं 1 ले रहे हैं। अब हमें इस एलिमेंट को फाइंड करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अब इसके लिए हम कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज करेंगे। बट मान लो जैसे ही हम इस एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं और ये एलिमेंट हमें मिल गया, ये एलिमेंट हमें तुरंत मिल गया, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें ज्यादा टाइम हमारा खराब नहीं होगा। और हमारा टाइम जब खराब नहीं होगा और ये एलिमेंट हमें तुरंत मिल जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या होगा, वेस्ट केस। हम जैसे ही आइटरेट करने की कोशिश किया, हमारे पास हमारा एलिमेंट मिल गया। वर्स्ट केस में क्या है कि मान लो अब ये 1 हम खोज रहे हैं, बट अब ये 1 यहाँ नहीं है, ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो फिर हमें क्या है, हमें 5 बार आइटरेट करना पड़ेगा, मतलब हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा होगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, वर्स्ट केस में होगा। ठीक है, एवरेज केस क्या है कि एलिमेंट हमारा कहीं मिडिल में मिल जाए हमें। मान लो 1 और 2 के बाद यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट हम सर्च करना चाह रहे हैं वो मिल जाए, या 4 और 5 के बीच में मिल जाए। तो ये तरीके होते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का यूज करके हम बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस को जानते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए किस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा होगा। साथ ही हम ग्रोथ ऑफ फंक्शन भी हमें समझनी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या समझना होता है, हमें ग्रोथ ऑफ फंक्शन भी समझना होता है। अब ग्रोथ ऑफ फंक्शन कैसे होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। देन फिर हमारे पास क्या आती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। देन हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऑर्डर ऑफ लॉग, सॉरी, एन लॉग एन। ठीक है, और फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ये एन स्क्वायर है, n2 मत समझिएगा इसे। तो ये क्या है, ये है हमारे ग्रोथ ऑफ फंक्शन। इसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम लार्ज इनपुट साइज के लिए बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये बढ़ते हुए हमारे फंक्शंस हैं जिसके मदद से हम ये जानते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है, देखो अगर हम वो बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ठीक है, वर्स्ट केस की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। तो बेसिकली ये तरीके हैं जिनकी मदद से हम इस चीज को कंपेयर करते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम लार्ज इनपुट साइज के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और ड्राई रन के साथ समझेंगे, ताकि ये टॉपिक सिर्फ थियरी नहीं लगे हमें, बल्कि हम इसे प्रैक्टिकल भी अप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ फंक्शंस एंड नीड फॉर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ना, ठीक है, नीड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ठीक है। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, इसके लिए क्या है, आप पहले ऐसे समझ लो कि आप सोचो कि आपके पास दो एल्गोरिदम हैं जो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास दो प्रॉब्लम है, दो एल्गोरिदम्स है, सॉरी। एक एल्गोरिदम ए है और एक एल्गोरिदम बी है, ठीक है। दो एल्गोरिदम है हमारे पास, एक ही हमारे पास दो एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम ए क्या करता है कि ये एग्जीक्यूट होने में 10 एन ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा रहा है, ये मान लो कि 10 एन ऑपरेशंस यूज कर रहा है एग्जीक्यूट होने में। दूसरा है एल्गोरिदम बी, जो कि एग्जीक्यूट होने में एन स्क्वायर ऑपरेशन लगा रहा है, ठीक है। एन स्क्वायर ऑपरेशन ये लगा रहा है, मतलब एन की पावर 2, ठीक है। ऑपरेशंस लगाते हैं जब इनपुट साइज छोटा है। क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जब इनपुट साइज हमारा क्या है, छोटा है, तो दोनों एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन टाइम शायद सिमिलर हो, ठीक है। जब हमारा इनपुट साइज क्या होगा, इनपुट साइज मान लो इनपुट साइज स्मॉल होगा, तब शायद दोनों एल्गोरिदम का जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो शायद सिमिलर हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनपुट का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जो हमारा एल्गोरिदम बी है, इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा ये एक्सपोनेंशियल तरह से बढ़ेगा और वो बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पावर में है ना। और ये क्या होगा, ये धीमा हो जाएगा, धीरे एग्जीक्यूट होगा। बट ये क्या है, ये हमारा फास्ट एग्जीक्यूट होगा एज कम्पेयर टू एल्गोरिदम बी, ठीक है। अभी आपके समझ में आया कि मान लो हमारे पास दो एल्गोरिदम है, एक एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मान लो एल्गोरिदम ए है हमारी, जो एग्जीक्यूट होने में 10 ऑपरेशन लगाती है, बट दूसरी तरफ हमारे पास एल्गोरिदम बी है, जो एग्जीक्यूट होने में एन स्क्वायर ऑपरेशंस लगा रही है। तो जब हम जब हमारा इनपुट का जो साइज होगा, जब वो छोटा रहेगा, तो हो सकता है कि इन दोनों का एग्जीक्यूशन हमें सिमिलर दिखे। बट जैसे ही हमारा इनपुट साइज बड़ा हो जाएगा, तो जो हमारी एल्गोरिदम बी है, ये इसका ऑपरेशंस क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे ही एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, तो हमारा जो ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन का जो टाइम है, ये काफी कम हो जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा। हमारी जो एल्गोरिदम है ये काफी धीरे एग्जीक्यूट होगी। तो इसी रीजन से कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जरूरी होता है, ठीक है। ये हमें अलाउ करता है कि एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को मशीन इंडिपेंडेंट तरीके से कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस होता है, यहाँ पे आप लिख लो, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस अलाउ करता है अलाउ करता है कि हम एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस
को मशीन इंडिपेंडेंट तरीके से क्या करें, तरीके से मेजर कर सकें। जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है ये अलाउ करता है कि हम किसी भी एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को मशीन इंडिपेंडेंट तरीके से मेजर कर सकें। यही चाहे आपका कोड फास्ट प्रोसेसर पर चले, मतलब क्या है मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट से मतलब ये है कि मान लो हमारा कोड कोड हमारा जो है मान लो ये फास्ट प्रोसेसर पे चले, ठीक है, या स्लो प्रोसेसर पे चले, ठीक है। स्लो प्रोसेसर पे चले, ठीक। अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है तो लार्ज इनपुट साइज पे वो हमेशा स्लो होगा कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अभी आपके समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो हम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करते हैं ये हमें अलाउ करता है कि हम एल्गोरिदम्स के परफॉर्मेंस को मेजर करें, और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके हम क्या करें, मशीन इंडिपेंडेंट तरीके से मेजर करें, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट से मतलब क्या, देखो जो हमारा एल्गोरिदम होता है अगर उसे हम सिर्फ इनपुट साइज के बिहाफ पे मेजर करेंगे तो हो सकता है कि इनपुट साइज के बिहाफ पे हमें जो है रिस्पांस थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिले, क्योंकि जब किसी का प्रोसेसर जो होता है, मान लो आपकी मशीन आप कोई नया लैपटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो 8 GB रैम पे है, और आप कोई पुराना लैपटॉप यूज कर रहे हो जो 4 GB रैम पे चल रहा है, ठीक है। तो जब दोनों पे आप कोड रन करोगे तो हो सकता है वहां पे आपका जो पहला एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ए, ये थोड़ा सा धीरे चले, और स्लो वाले जो स्लो प्रोसेसर है हमारे पास उस पे, और जो हमारे पास फास्ट प्रोसेसर का लैपटॉप है हो सकता है उसमें आपको कभी दिखे कि हाँ ये कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जा रहा है, बट इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को यूज करना होता है ताकि हम अपने कोड को मशीन इंडिपेंडेंट तरीके से क्या कर पाए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर पाए, और हमारे जो कोड हो वो किसी मशीन पे डिपेंड ना हो कि प्रोसेसर फास्ट था इसलिए फास्ट रन हुआ, प्रोसेसर स्लो था इसलिए धीरे एग्जीक्यूट हुआ, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम एनालिसिस को यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि लार्ज इनपुट साइज पे, इससे ये होगा कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है अगर वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है तो लार्ज इनपुट साइज पे वो हमेशा स्लो होगा एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। एक एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। मान लो एक एल्गोरिदम है हमारे पास, एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ए, ठीक है। ये क्या है, ये लीनियर सर्च यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, ये है ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम एल्गोरिदम है, सॉरी, बी। इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, और ये क्या ले रहा है, ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन ले रहा है, क्योंकि बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, ठीक है, लॉग एन टाइम ले रहा है। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे है, हमारे पास एक एरे है, ठीक है, हमारे पास एक एरे है जिसमें क्या है कि हमारे पास मान लो एक एरे है
जिसमें हमारे पास 10 लाख एलिमेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं? 10 लाख एलिमेंट है। मान लो कि हमारे पास एक एरे है, उस पे 10 लाख एलिमेंट है। तो लीनियर सर्च वर्स्ट केस में क्या होगा? जब हम लीनियर सर्च वर्स्ट केस में इसको चेक करेंगे तो जो हमारा कंपैरिजन होगा वो 10 लाख एलिमेंट्स के साथ होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जब हम लीनियर सर्च एल्गोरिदम को यूज करेंगे ना, तो हमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे उतनी बार कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? जब हम लीनियर सर्च की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो, अगर ये नंबर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इस नंबर को थोड़ा छोटा करते हैं लीनियर सर्च के लिए, ठीक है। मान लो ये एरे है और इसमें हमारे पास क्या है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब आपको आसानी से समझ में आएगा। अब जब हम इसमें लीनियर सर्च को अप्लाई करेंगे तो हमें हमें कितनी बार ऑपरेशंस को करना होगा? हमें 5 बार ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। जो कंपैरिजन हमारा होगा वो कितनी बार होगा? 5 बार। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम एक के बाद एक के बाद एक नंबर पे आइटरेट करेंगे, तो जो कंपैरिजन होगा वो 5 टाइम्स होगा। इसी तरीके से जब हमारे पास 10 लाख एलिमेंट हैं तो जो कंपैरिजन होगा वो 10 लाख का होगा। जबकि बाइनरी सर्च में क्या है, बाइनरी सर्च में मैक्सिमम 20 कंपैरिजन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे log 2 और log 2 और ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन हमें मैक्सिमम 20 बार कंपेयर करना पड़ेगा और हम अपने एलिमेंट को पूरा इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस रियल वर्ल्ड में ह्यूज परफॉर्मेंस बूस्ट देता है। अभी आपको समझ में आया? मतलब जिस एलिमेंट को कंपेयर करने में हमें लीनियर सर्च में 10 लाख बार आइटरेट करना होगा, उसी एलिमेंट को जब हम बाइनरी सर्च में कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि हम 20 से 30 बार के कंपैरिजन में उस पूरे एलिमेंट को कंपेयर कर लें। तो यही यही एक बेसिक सा एक एग्जांपल था, छोटा सा एग्जांपल था, जो आपको ये बताता है कि एल्गोरिदम कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको ये चीजें समझा दूंगा। क्योंकि देखो, मैं क्यों आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, या मैं जाके सीधा कोड करके आपको क्यों नहीं दिखाता कि देखो ये किस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या कैसे, वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे। क्योंकि जब हम डीएसए की बात करते हैं तो हमें हमारे फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि लीनियर सर्च हम यूज क्यों करें, या लीनियर सर्च में हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बाइनरी सर्च को हम क्यों यूज करें, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या क्यों हम बाइनरी सर्च को यूज करते हैं, जब आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर कोड करके उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने का क्या मतलब निकलता है। इसलिए पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कीजिए, हम धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को समझेंगे डीएसए के बारे में। हम पहले एल्गोरिदम्स के बारे में समझेंगे, प्रॉब्लम्स लिखेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम और स्पेस ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। तो ये क्या होती है? आ, ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है बेसिकली, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। सिम्प्टोटिक नोटेशन एक मैथमेटिकल लैंग्वेज को प्रोवाइड करता है जिससे हम एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, ठीक है। जिससे हम एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, तो आप बता सकते हो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज
that provide us mathematical language, and by using these asymptotic notations we can perform, or we can measure the performance of our algorithm। ऐसे करके आप उन्हें बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं उन टॉपिक के बारे में जिसकी मदद से हम इस चीजों को इन चीजों को क्या कर पाते हैं, इन चीजों को हम चेक करते हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है बिग ओ का, ठीक है। बिग सॉरी बिगो नोटेशन। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इसी बिगो को हम कहते हैं वर्स्ट केस। जब भी हम डीएसए की बात करेंगे, जब भी हम किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, हम हमेशा बात कर रहे होंगे बिगो के बारे में, वर्स्ट केस के बारे में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, वर्स्ट केस के बारे में। होता क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझो कि बिगो नोटेशन, बिगो नोटेशन एल्गोरिदम की के अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है। बिगो नोटेशन क्या करता है, एल्गोरिदम्स के अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, ये बताता है कि एल्गोरिदम का जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा, एग्जीक्यूशन टाइम वर्स्ट केस में कितना होगा। अगर आपको वर्स्ट केस का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि बुरी सी बुरी कंडीशन में एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा, ये बताता है बिगो नोटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि लीनियर सर्च का एक एल्गोरिदम है, मान लो हमारे पास बिगो नोटेशन में। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, लीनियर सर्च एल्गोरी एल्गोरिदम का, ठीक है। बिग ओ नोटेशन जो होगा हमारा, बिगो नोटेशन क्या होगा, देखो हमेशा बिगो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ एन भी आपने बहुत लोगों से कहते हुए सुना होगा, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो क्या होता है इसका जो बिगो नोटेशन होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ एन। क्योंकि जब हम वर्स्ट केस में पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ता है हमें ना, मैंने आपको ऊपर समझाया कि अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो अगर हमारे पास 5 एलिमेंट हैं तो हमें पांचों एलिमेंट को क्या करना होगा, इटरेट करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना होगा। तो इसके जो ऑर्डर ऑफ, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये क्या होगी, ये होगी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अगर हम एक लूप लिखते हैं, ठीक है, ऐसे समझो कि हम क्या करते हैं, हम एक लूप लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो एन टाइम्स, ठीक है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है। मान लो हम एक लूप लिखते हैं जो एग्जीक्यूट हो एन टाइम्स, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी या कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी ऑर्डर ऑफ एन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा कोड यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। हम बात कर रहे हैं कि मान लो हम एक लूप लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लूप। लूप क्या है, मान लो हम लिखते हैं कि फॉर, लूप तो आप सभी ने लिखा होगा, इंट, ठीक है, फॉर इंट आई, और आई को स्टार्ट करो 0 से, लेके कहाँ तक आपको जाना है, जब तक कि आई क्या हो, छोटा ना छोटा हो एन से, तब तक इसको क्या करो, क्या करो, आई को प्लस प्लस कर दो। ये होता है एक लूप, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें ना तो ये क्या होगी, ये होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम वर्क कर रहा है ना, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये होगी ऑर्डर ऑफ एन। क्योंकि यहाँ जो हमारा लूप है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है ना, हमारा जो लूप है वो एन टाइम्स चल रहा है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नोटेशन की। हमारे पास जो सेकंड नोटेशन है, जिसको हम बोलते हैं, अ, कई जगह आप देखे होंगे किसको दिखाया जाता है, बिग थीटा नोटेशन नाम से, बिग थीटा नोटेशन, नोटेशन, या आपने देखा होगा तो इसको कई जगह आपको एवरेज केस भी कहा जाता है। ठीक है, एवरेज केस भी कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है, इसको हम, बिग थीटा को हम, मेरे पास कीबोर्ड में कोई ऐसा वो नहीं है आइकन जिसके थ्रू मैं आपको दिखा पाऊंगी ये बिग थीटा कैसे दिखता है, तो उसके लिए सॉरी। तो बेसिकली क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ, आप एक बार इसके इन सब के रिगार्डिंग आप एक बार कोई ब्लॉग पढ़ लीजिएगा, या तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर आपको इनके सिंबल्स भी मिल जाएंगे ना, कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मेरे पास कीबोर्ड में ऐसा कोई सिंबल है नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ, ऐसी कोई की है नहीं। ठीक है, चलिए तो हम बिग थीटा की बात करते हैं। ऐसे समझो कि बिग थीटा नोटेशन एल्गोरिदम के टाइट बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब टाइट बाउंड से मतलब क्या है कि ये बताता है कि एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन टाइम टिपिकल एवरेज केस में कितना होता है। ठीक है, ये क्या बताता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बिग थीटा नोटेशन क्या बताता है, ये बताता है एल्गोरिदम की टाइट बाउंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एल्गोरिदम की टाइट बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये बताता है कि एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन, ये हमें क्या बताता है, एल्गोरिदम का जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन, ठीक है, एल्गोरिदम का जो एग्जीक्यूशन है वो टाइम टिपिकल एवरेज केस में कितना होता है। एवरेज केस में, एवरेज केस मैंने आपको बताया कितना होता है। मैंने एवरेज केस आपको बताया कि एवरेज केस क्या है, मान लो हमारा कोई एलिमेंट है, अगर हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो एलिमेंट हमारा किसी बीच में कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, मान लो हमारे पास 10 एलिमेंट है, तो हो सकता है कि वो 4, 5 या 6 में से कहीं पे भी हमारा एलिमेंट मिल जाए, तो बेसिकली वो दोनों तरफ से एक सिमिलर टाइम का जो रेशियो होता है वो एवरेज केस में हमें पता चलता है। इसको अगर हम एग्जांपल के साथ समझें तो मान लो कि हम लीनियर सर्च में एवरेज केस की जब हम बात करते हैं, हमारे पास मान लो एक एरे है जिसके आधे एलिमेंट ट्रेवर्स करते हैं, तो इसका एवरेज क्या केस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन होता है, क्योंकि ये भी लीनियरली ग्रो करेगा। कैसे, अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास एक एरे है, इसमें हमारे पास 10 एलिमेंट हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारे पास 10 एलिमेंट हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि मान लो हमारे पास एक एरे है जिसमें क्या है, 10 एलिमेंट हैं। हम बात कर रहे हैं लीनियर सर्च की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीनियर सर्च की। तो जब हम लीनियर सर्च की बात करते हैं, तो लीनियर सर्च में जब हम एलिमेंट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन ही होगी, क्योंकि अगर हमें, मान लो हमें फाइंड करना है 5th एलिमेंट, तो हमें 5 तक जाना पड़ेगा ना, ट्रेवर्स तो हमें एक के बाद एक के बाद एक ही करना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इसकी भी ऑर्डर, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी लीनियर सर्च में, वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि ये भी तो लीनियरली ही ग्रो करेगा ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, अब हमारा एक लास्ट जो नोटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा या बिग ओमेगा, बिग ओमेगा नोटेशन। ठीक है, इसमें हम बोलते बात करते हैं हमेशा बेस्ट केस की। ठीक है, ये क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो
कि बिग ओमेगा जो नोटेशन है, इसकी जो एल्गोरिदम्स होती हैं ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। बिग ओमेगा नोटेशन में जो एल्गोरिदम्स हैं वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये बताता है कि एल्गोरिदम मिनिमम टाइम में कितना फास्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, एक लाइन में हम बात कर लें, बिग ओमेगा नोटेशन ये बताता है कि एल्गोरिदम मिनिमम टाइम में, मिनिमम टाइम में कितना फास्ट एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर आपसे कोई पूछता है इन तीनों नोटेशंस के बारे में, बिग ओ नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में, तो आप ये बता सकते हो। इन तीनों के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको मिल गई और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऐसे समझो कि जब हम लीनियर सर्च में बेस्ट केस होता है तब एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे हमें मिल जाता है। ठीक है, एग्जांपल यहीं देख लेते हैं। मान लो हमें एलिमेंट फाइंड करना है 1, तो जैसे ही हमने ट्रेवर्स किया लीनियरली तो हमारा जो एलिमेंट है वो पहले ही नंबर पे मिल गया है, दूसरे नंबर पे मिल गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये बेस्ट केस होगा, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। हमारा जो एलिमेंट है हमें पहले या दूसरे नंबर पे मिल गया, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो बिग ओमेगा नोटेशन के थ्रू बेस्ट केस में आएगी। ठीक है, और जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओमेगा का नोटेशन और ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो पहले ही मिल गया। ठीक है, ओके। अभी अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉरी कि मेरे कीबोर्ड में की नहीं है ऐसी कि मैं आपको सिंबल भी इनके दिखा पाता, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे सिंबल्स के साथ, और बाकी तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो आप, आपका ये जो बेस है ये स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स सिटीज होती है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये है ऑर्डर ऑफ 1। कहाँ पहुंच गया, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ 1 है हमारे पास, ये बेसिकली क्या बताता है, ये एग्जीक्यूशन टाइम के इनपुट साइज से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको कहीं लिख लीजिएगा कि ये एग्जीक्यूशन टाइम के, टाइम इनपुट, इनपुट साइज से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ 1 है ये क्या है, ये एग्जीक्यूशन टाइम, नॉट इनपुट इट्स इनपुट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट साइड से इंडिपेंडेंट होता है ऑर्डर ऑफ 1 में। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है कि एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट बाय इंडेक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं उसके इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट बाय इंडेक्स, जब हम किसी एलिमेंट को एरे में उसके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं तो वो क्या होगा, वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है। नेक्स्ट, हमारे पास जो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि लॉगरिथमिक टाइम एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट साइज के साथ धीरे धीरे बढ़ती हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन हमें क्या बताता है,
कि ये बताता है कि लॉगरिथमिक एग्जीक्यूशन और टाइम एग्जीक्यूशन, लॉगरिथमिक टाइम एग्जीक्यूशन, टाइम इनपुट साइज, ठीक है, इनपुट साइज के साथ क्या है, स्लोली बढ़ती है, ठीक है, बढ़ता है, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ये एग्जीक्यूशन टाइम जो हमारा इनपुट साइज होगा उसके साथ ही धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है, अ, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये आप देख पाओगे बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च में जब मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था ना कि हमारे पास 10 लाख एलिमेंट थे, मैक्सिमम 20 से 30 आइट्रेशन के थ्रू या कंपैरिजन के थ्रू हम बाइनरी सर्च की पूरे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते थे, इतनी पावरफुल बाइनरी एल्गोरिदम है हमारे पास, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो, ठीक है। देन हमारे पास जो थर्ड एल्गोरिदम, जो थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ये होती है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ये होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन। इसमें हम क्या करते हैं, या ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब हम लीनियर टाइम की बात करें ना, लीनियर टाइम की, तो यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूशन टाइम जो इनपुट साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारा एग्जीक्यूशन का जो टाइम है, टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है हमारे एग्जीक्यूशन टाइम के, एग्जीक्यूशन टाइम के, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ एन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल, तो ये हमारा बेस्ट होगा, लीनियर सर्च में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं वो हमें ज्यादातर देखने को मिलती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन, ठीक है। इसमें हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इसमें हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं लॉग, लॉग लीनियर टाइम, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो है हमें देखने को मिलती हैं यूजुअली, यू एस यू ए डबल एल वाई, स्पेलिंग मिस्टेक थी वहां पे। तो यूजुअली ये हमें देखने को मिलती हैं कि ये इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे पास मर्ज सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, या क्विक सॉर्ट आपने सुना होगा, क्विक सॉर्ट, और एवरेज केस में इतना लेते हैं, ठीक है, क्विक सॉर्ट में एवरेज केस में हम इतना लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर हम ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये मर्ज सॉर्ट क्या है, क्विक सॉर्ट क्या है, ये जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में समझेंगे तो वहां पे भी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात कर लेते हैं, एक होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक टाइम होता है, होते हमारे पास काफी कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, बट मैं आपको 4 या 5 बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी गूगल कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक टाइम। देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो टाइम होता है ना, ये इनपुट साइज के स्क्वायर के प्रमोशंस में बढ़ता है, प्रपोर्शन में, सॉरी, नॉट प्रमोशन। ये क्वाड्रेटिक टाइम क्या है, ये
इनपुट साइज के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में क्या है, बढ़ता है। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात करें, चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इनपुट साइज के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शन में बढ़ता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास, आपने देखा होगा बबल सॉल्ट। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं जब आपको बताऊंगा तो मैं वहां आपको रिलेट करा पाऊंगा इससे। और आपने देखा होगा सिलेक्शन सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो देखो, ये है हमारी कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जिसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हमें यूज़ करनी होती है। और इसमें से है ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन, और ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, और किस लिए यूज़ करते हैं या कैसे काम करती है वो भी हमने जाना। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के और इसे आपको फिर से समझा दूंगा। और एक बार आप इसे गूगल भी कर लीजिएगा, ताकि देखो, डीएसए एक ऐसा टॉपिक है, आप जितनी बार उस पे जाओगे हर बार आपको एक नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। किसी के वीडियोस आप देख लो, सब कुछ देख लो, लेकिन जितनी बार आप जाओगे खुद से रीड करोगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक नोट, ठीक है, उसको हमेशा याद रखिएगा। देखो, होता क्या है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो जो हमारा लार्ज इनपुट साइज होता है, ठीक है, लार्ज इनपुट के लिए, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है लार्ज इनपुट के लिए, हमारा जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम, ये क्या होता है, ये स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, जाता है। इसलिए हमें फोकस हमेशा किस पे करना चाहिए, इसलिए हमेशा गोल होना चाहिए कि हम कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिदम यूज करें, कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिदम यूज करें। ठीक है, ये एक नोट है, इसे हमेशा याद रखना। क्या गोल होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि हमेशा कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिदम को यूज करें। समझ में आया आपको? अब देखो, एक बार इसको थोड़ा सा फास्ट फेस में रिवाइज करते हैं इस चीज को, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में मैंने आपको पांच या छह कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज बताई है। ऑर्डर ऑफ वन बेसिकली ये बताता है कि एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट साइड से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये बेसिकली एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट साइज के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो इनपुट साइज के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, बट अगर हमारे पास ज्यादा नंबर्स ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है, एलिमेंट्स में अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ कंपैरिजन है, तो जो हमारा इनपुट का साइज होगा वो हमें एक्सपोनेंशियली देखने को मिलेगा कि काफी लार्ज हो गया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, ये एग्जीक्यूशन टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे एग्जीक्यूशन टाइम के होता है। ठीक है, लीनियर टाइम अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक के बाद एक के बाद एक होगा, तो हमारे पास जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उतने नंबर्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं, उन्हें उतने नंबर्स ऑफ कंपैरिजन हमें करना पड़ता है उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है,
फिर ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इसमें यूजुअली इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, जैसे कि मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, और एवरेज केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी हम ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही लेंगे। फिर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसको हम क्वाड्रेटिक टाइम में भी बात करते हैं। तो जब हम इनपुट साइज के स्क्वायर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन में क्या है, ये बढ़ता है। और एग्जांपल इसका बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। फिर है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है लार्ज इनपुट के लिए, एल्गोरिदम हमारा क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें फोकस करना चाहिए कि कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिदम को हम क्या करें, यूज करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक आता है हमारे पास रिकरेंस रिलेशन का। रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूं, आप सुन लीजिए उसे। कि इसमें होता है कि कई एल्गोरिदम, स्पेशली डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम जैसे मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट या फिर रिकरेंस रिलेशंस में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिकरेंस रिलेशन को हम यूज करते हैं। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा 5 या 10 मिनट का वीडियो बना के समझा दूंगा उसमें डिटेल में। अभी आप जान लीजिए कि इसमें एल्गोरिदम को डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, जैसे ही हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं जैसे कि मर्ज सॉर्ट है या क्विक सॉर्ट है, तो इनको हम रिकरेंस रिलेशन में एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास कुछ एक रिकरेंस रिलेशन का जो जनरलाइज जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, आप बस देख लीजिए। बाकी अभी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, जब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो फिर हम इसे यूज करके भी देखेंगे, ठीक है। ये कुछ हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 कर देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, और 2t, और n/2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ऑर्डर ऑफ n। ये हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है रिकरेंस रिलेशन का। और इसमें बेसिकली हम मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला है। यहाँ जो 2t है, ये है कि हम एरे को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ये जो 2t है, इसमें क्या है कि हम एरे को अपने 2 भाग में, 2 बराबर हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और हर हाफ को रिकर्सिवली सॉर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हम अपने एरे को 2 भागों में इक्वली डिवाइड करेंगे और हर भाग को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो जो ऑर्डर ऑफ एन है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन जो ये है, ये इसलिए है क्योंकि मर्जिंग प्रोसेस लीनियरली टाइम लेती है। जो हमें एलिमेंट्स को मर्ज करना होता है मर्ज सॉर्ट में, तो वो क्या है, वो लीनियर टाइम लेती है, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। तो इस रिकरेंस रिलेशन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए हम मास्टर्स थ्योरम का यूज करते हैं। ये रिकरेंस रिलेशन और मास्टर्स थ्योरम के ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको बिना पेन टैब का यूज किए हुए, ठीक है। तो मैं आपको इसे समझाऊंगा, क्योंकि अगर अभी समझाने बैठूंगा फिर मैं फिगर बनाऊंगा तो वो मुझे माउस से प्रॉब्लम होगी डिजाइन करने में, ठीक है। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं थोड़ा सा, रिकरेंस रिलेशन और मास्टर्स थ्योरम, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, तो कोई इशू नहीं होगा। अभी थोड़ा सा कंक्लूजन की हम बात कर लेते हैं कि अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। इस वीडियो में बेसिकली हमने ये समझा कि जो मैथमेटिकल फाउंडेशंस होते हैं, जैसे कि डीएसए को एनालिसिस करने के लिए जरूरी होता है हमें, एल्गोरिदम्स को एनालिसिस करने के लिए हमें जरूरी होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना, एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से हमें परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जिसकी मदद से हम परफॉर्मेंस अपने मेजर कर पाए। तो हमने बिग ओ के बारे में जाना, बिग थीटा के बारे में जाना, और बिग ओमेगा नोटेशंस के बारे में जाना। और उसे यूज करके हमने बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस एनालिसिस को भी देखा। और फिर हमने देखा कि कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और रिकरेंस रिलेशन को भी डिटेल में हम तो नहीं देखे इस वीडियो में,
बट हम आगे देखेंगे, लेकिन कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को हम समझें और आगे फिर हम डिस्कस करेंगे अपने जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा एरेज और स्ट्रिंग के बारे में, और यहाँ से हमारा मेन डीएसए का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। अभी तक तो ये सिर्फ फंडामेंटल्स थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फंडामेंटल समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर करो, ताकि उन्हें भी चीज़ें समझ में आए। क्योंकि देखो, हम कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आप जितना शेयर करोगे, जितना लाइक्स होंगे, सब्सक्राइब होंगे, हमारा उतना ही मन लगता है काम करने में। और पता लगा कि हमने वीडियो अपलोड की, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर मन नहीं करता बनाने का। तो प्लीज हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है आपका लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट। तो प्लीज आप वो कर लो और मन लगा के पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छे से यहाँ पे समझाया जा रहा है उतना शायद किसी भी पेड कोर्स में भी ऐसे नहीं समझाया जा रहा होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।